दिक्कत होगी कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, मैं हिंदी में आराम से बात कर सकता हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। तो आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, इंग्लिश में कोई भी पूछ सकते हैं, मुझे इंग्लिश समझता है बट फ्लुएंटली बोलना नहीं आता, उतना ही है, बाकी तो हम लोग कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा युवा मित्र के बारे में, मैं जो भी टाइम दिया है तो उसमें 35 मिनट में युवा मित्र का प्रेजेंटेशन या जो भी मुझे जिस कारण बुलाया है वो मैं थोड़ा प्रेजेंट करता हूँ और उसके बाद फिर फ्लोर ओपन रहेगा हम सबके लिए। युवा मित्र जो कि आपने देखा है कि एडिंग स्पाइस 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन उसका जो एक्चुअल जर्नी है वो 2001 में शुरू हुआ, क्योंकि 95 में हम लोग यूथ थे, मित्र थे, कुछ करना था, कॉलेज से जस्ट बाहर निकले थे, तो इसलिए युवा मित्र, कोई बड़ा थॉट प्रोसेस नहीं है, सिर्फ सोशल वर्क से जुड़े थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में काम करते थे, जस्ट मैं बाबा आमटे के साथ बड़वानी में रह के आया था 2 महीने तक, और वो एक जुनून था और वो जुनून में कुछ तो करना है इस सेक्टर में। और फिर हम लोग कुछ दोस्त मिले और उन्होंने ये संस्था शुरू किया। इनिशियली इतना ही था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, अच्छा स्कूल रहेगा, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में बहुत सारे इश्यूज है, इसके साथ शुरू हुआ। लेकिन एक 6 महीने में, 95 के बाद 6 महीने में सब लोग अलग अलग तरह बिखर गए, क्योंकि हर एक को अपना अपना काम धंधा करना था। मैं अकेला बचा और मैं भी जॉब करने लगा कहीं कहीं। तो इस तरह से अगले पहले नेक्स्ट 5 इयर्स संस्था मतलब रजिस्टर थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। 2001 में मैंने जब कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा तो तय किया कि मुझे नहीं रहना है कॉर्पोरेट लाइफ में। मुंबई में ट्रांसफ़र हुआ था, मुंबई में 16 दिन रहा ट्रांजिट कैंप में, और पता चला कि ना मुंबई में रह सकता हूँ ना इस लाइफ में रह सकता हूँ, तो मुझे घर जाना है। एंड देन आई लेफ्ट दैट जॉब। ग्लैक्सो में था दैट टाइम, ग्लैक्सो एंड स्मिथ टाइम वाज मर्ज, और उसमें छोड़ के मैं गाँव गया और तभी कुछ करना था, नौकरी तो नहीं करनी थी, तो एक डेवलपमेंट में कुछ करेंगे ऐसे करके। तब तक स्कूल शुरू नहीं करना ये लगभग तय हुआ था, लेकिन क्या करना है पता नहीं था। और हमने एक बाल मित्र करके कॉन्सेप्ट को वो कॉन्सेप्ट से मैं टकरा गया। कुछ लोग जो यूनेस्को में काम करके, यूएन में काम करके इंडिया वापस आए और जिन्होंने पूरा गाली देना शुरू किया एजुकेशन सिस्टम को, जैसे कि ट्रेनिंग मतलब कुत्ते को दिया जाता है, ट्रेनिंग का मतलब ही कुत्ते को दिया जाता है, या एजुकेशन सिस्टम गुलाम पैदा करती है, दैट वे। एंड मेरे लिए तो बहुत रेडिकल थिंकिंग था, अरे ये तो मैं चाहता था। और इसके साथ फिर हम लोग काम करने लगे। इनिशियली हमने 2 गाँव में काम शुरू किया और इतना रेडिकल काम नहीं था, लेकिन 2 गाँव में ये था कि लोग कैसे सीखते हैं, लोगों का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। इट वॉज ए एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, और ये एक्शन रिसर्च में हम लोग बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, यूथ के साथ और इसमें काम करते थे। तो उसको हमने लिबरेट स्कूल, बाद में बाल मित्र मराठी बोला, लेकिन लिबरेट स्कूल कॉन्सेप्ट के ऊपर, यू कैन गूगल, यू कैन फाइंड लॉट मेनी थिंग्स रिगार्डिंग लिबरेट स्कूल एंड युवा मित्र इन दिस रिगार्ड। तो लिबरेट स्कूल के ऊपर हमने काम करना शुरू किया और लिबरेट थिंकिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। तो लिबरेट स्कूल, क्योंकि टाइम बहुत कम है और स्लाइड मेरे पास 27 है, तो मैं लिबरेट स्कूल का एक ही इसमें यही बताता हूँ कि आज अगर हम लोग समाज की बात करते हैं तो एक बाजू में जो एम्प्लॉयर है, कोई भी सेक्टर में जाओ, इवन डेवलपमेंट सेक्टर में जाओ, एम्प्लॉयर है, उसका डे इन डे आउट प्रॉब्लम है कि अच्छी मैन पावर कहाँ से लाए, अच्छे लोग कहाँ से लाए, ये सबका प्रॉब्लम है। और जो जिसको जॉब चाहिए वो जॉब वाला बैठा है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, वो जुलूस निकाल रहा है, सुसाइड कर रहा है, इस तरह से। ये जो 2 चीज़ें हैं, इसका बेसिक कारण है कि जो मुझे डे टू डे लाइफ में चाहिए वो मुझे स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, और जो मुझे यहाँ सिखाया जाता है वो मेरे डे टू डे लाइफ में काम में नहीं आता ना। किसी भी काम में टेक्निकल चीज़ें थोड़ा छोड़िए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन हम मिशन मंगल भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसने देखा होगा उसने पता, बराबर यही बात हो रही थी ना वहाँ पे कि पुरिया तलना है तो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया है, तो दैट वे। तो ये सब था। और इसमें दूसरा जो इशू था कि जो हमें डे टू डे लाइफ में जो ज्ञान है या स्किल है, नॉलेज है, उसको रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं मिलता है। रिकॉग्निशन है मेन स्ट्रीम एजुकेशन को, मेन स्ट्रीम शिक्षा पद्धति को। एंड ऑफ द डे हम लोग
BA करे, MA करे, MTech करे, PhD करे, उसके बाद जो छोटा सा कागज मिलता है A4 साइज का, उसके लिए सबसे बड़ी वैल्यू है, ना कि जो अपनी पूरा दिमाग चला के अलग अलग तरह से करते हैं। तो ये पूरा था। तो हमारा काम ये था कि लोग कैसे सीखते हैं, गांव में डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल है उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, और मेन स्ट्रीम एजुकेशन को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्किल के साथ कैसे जोड़ा जाए। दैट वाज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम, और इस तरह से युवा मित्र का शुरुआत हुआ। और मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मतलब उस विषय के साथ शुरू करना। उसके बाद 2004 में हमको लगा कि अरे ये सब एजुकेशन करो, कुछ करो, लेकिन खाने के लिए नहीं। सर्वाइवल क्राइसिस इतना बड़ा है, अगर हम लोग खाने की बात नहीं करेंगे और ये कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, फिर ये एक्शन रिसर्च करते रहेंगे तो ये नहीं होगा। लाइवलीहुड इज इम्पोर्टेंट, और लाइवलीहुड में क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने डेयरी शुरू की इस एरिया में। सिन्नर जो हमारा एरिया है, तो उस एरिया में 9 गाँव में एक बेसलाइन किया। 9 गाँव में 360 लीटर सरप्लस मिल्क था, जिसको बाहर जाने के लिए मतलब कोई मार्केटिंग चैनल नहीं था, तो वहाँ पे हमने डेयरी शुरू की। 22 लीटर दूध फर्स्ट डे आया, और फिर 2015 में हमने वो डेयरी बंद कर दी, जब 12,500 लीटर दूध वहाँ से बाहर जा रहा था, जो 360 था। तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसे किया है। तो वो शुरू किया, एंड देन वी एंटर इनटू द लाइवलीहुड प्रोग्राम्स की डेयरी, देन डेयरी डेवलपमेंट, ब्रीड डेवलपमेंट पे इसके साथ। देन 2005 में हम लोग बच्चों के साथ निसर्ग मित्र करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर काम शुरू किया। 2007 में हमने यूथ के साथ एक प्रोग्राम ले रहे थे, सेशन 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन था, और वो 3 दिन के वर्कशॉप में वर्कशॉप का ये टाइटल था कि नेचुरल रिसोर्सेस और लाइवलीहुड का क्या रिलेशन है, रूरल लाइवलीहुड का। एंड ऑफ द डे 3 दिन के बाद बच्चों को पूछा, 40 लोग थे, सबको पूछा कि आपको पता चला? तो बोले हाँ पता चला, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो फिर मैंने बोला कि अब फिर आप क्या करेंगे आगे जाके? तो सबने बोला मैं नौकरी करूंगा। किसी भी ने बोला मैं खेत में जाऊंगा, जो कि सब्जेक्ट ये था कि एग्रीकल्चर, पानी और इसका मेरा लाइफ के साथ क्या रिलेशन है। तो इट वाज शॉकिंग, मतलब सब फार्मर के बच्चे थे, मतलब उसका पूरा ये था, तो भी कोई भी बैक नहीं जाना चाहता था। फिर हमने उन्हीं बच्चों को, 40 बच्चों को, देव नदी करके वहाँ पे जो रिवर है, उस रिवर का एक अभ्यास करते हैं। एक रिवर एक सबसे बड़ा हैबिटेट है, तो वो हैबिटेट को समझने के लिए फिर हमने उस रिवर का पैदल यात्रा किया 7 दिन का, जो 2007 में हुआ। दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ, एज पर्सनल लाइफ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। और वहाँ से बहुत कुछ चेंज हुआ, हमारा सोच चेंज हुआ, हमारा देखने का नजरिया चेंज हुआ। हमारा ऑफिस शहर में था, वो गाँव में चला गया, वहाँ पे हमने कैंपस डेवलप किया। तो इस तरह से देव नदी के काम से शुरुआत हुआ, जो देव नदी के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा जर्नी रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम हमारा बढ़ता गया, पानी का काम होता हुआ। अडोलसेंट गर्ल्स के साथ हम लोग काम करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और 2018 में अभी जो लेटेस्ट इंटरवेंशन है, वो है एक हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन, इंडिया में पहली बार खड़ी हुई है, जो प्रोड्यूसर कंपनी, आप जानते हैं प्रोड्यूसर कंपनी जो फार्मर खुद के लिए तैयार की हुई कंपनी है, उस कंपनी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रमोट की, और जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप ने इन्वेस्ट किया, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, एंड दे आर शेयरिंग द बोर्ड शीट। फार्मर भी है और आदित्य बिरला ग्रुप के प्रेसिडेंट भी है। तो उस तरह से एक अलग हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा जर्नी रहा है। और युवा मित्र का ये थोड़ा मिशन, विजन, कोर वैल्यूज है, ये सबको आपको पता है कि बहुत जगह पे लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे मिशन में मुझे लगता है कि हम लोग स्टिक है इसमें विजन में कि एलिनेटेड सेक्शन के साथ काम करना है। इसलिए हम लोग सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं, पोरेस्ट ऑफ पुअर के लिए काम करते हैं, और सेम टाइम पीपल आर द कोर ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोगों ने डिसीजन लेना है, और बियॉन्ड वेलफेयर स्कीम, तो कोई वेलफेयर स्कीम हम लोग नहीं चलाते। तो युवा मित्र के पूरे प्रेजेंटेशन में आपको कहीं भी वेलफेयर वाला कोई चीज नहीं दिखेगा। इसका सिंपल मतलब है कि वी आर नॉट अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट अ एनजीओ, वी आर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनली मैनेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग प्राउडली मानते हैं। ये 4 थीमेटिक एरिया के ऊपर युवा मित्र अभी काम करते हैं फिलहाल: वाटर, लाइवलीहुड,
health and education and institution building, and around 1,76,000 फैमिलीज के साथ डायरेक्टली एंगेजमेंट युवा मित्र का है। जोग्राफिकल एरिया में महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल में हम डायरेक्टली रीच है, और जो बाकी जो स्टेट है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, तो ये स्टेट में हम लोग अलग अलग पार्टनर के साथ या गवर्नमेंट के साथ कुछ काम करते हैं। उसमें से ही झारखंड और कर्नाटका में डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ एक स्केल पे एंगेजमेंट है एफपीओ फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू, और एफपीओ प्रमोशन के लिए उनकी पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। जो युवा मित्र का जो 4 थीमेटिक एरिया है, उसमें जो पानी वाला एरिया है उसमें हम लोग 5 प्रोग्राम है। एक है डाइवर्जन बेस्ड इरिगेशन, जो 1870s में ब्रिटिशर्स ने अलग अलग नदी पे स्मॉल डैम्स, चेक डैम्स तैयार किए थे, और उससे ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी जाता था, और दैट वाज मैनेज बाय द कम्युनिटी। और वो घटका पल के हिसाब से पानी आज भी लोग लेते हैं। घटका मतलब 24 मिनट की एक घटका, 3 घटका का एक पल, 3 पल का एक पारक, 3 पारक का एक सांस, 3 सांस का एक दिन। इस तरह से अगर मराठी कोई है तो उनको समझ जाएगा की आपण 3 सांजेला म्हणतो किंवा 6 सांजा असं जे म्हणतो ते तिथून, आणि तशा पद्धतीने ते सगळं उस तरह से ये पूरा डिजाइन था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिफंग हुआ था। डिफंग होने का मेजर 2 कारण था। एक तो बारिश के डेज कम हुए, बारिश नहीं कम हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आ गई और पीवीसी पाइप आ गए, इसलिए मैं अपना कुआं खोदने लगा और बटन दबाए तो मैं कहाँ भी पानी लेके जा सकता हूँ, और पीवीसी पाइप के थ्रू। तो इसके कारण ये पूरा सिस्टम डिफंग हुआ, और धीरे धीरे 20-25 साल में यहाँ से माइग्रेशन शुरू हुआ, क्योंकि वाटर रिचार्ज नहीं था। तो उस सिस्टम को हमने, जो देवनदी शोध यात्रा थी, वहाँ से हमको ये पता चला, और वहाँ से हमने उसको रीजनरेट करने की शुरुआत की। आज जो देवनदी पहले 2 महीने बहती थी 2007 में, जो बेसलाइन डेटा है, आज वही नदी करीबन 7 महीने तक बहती है उतनी रेनफॉल के साथ। और जो पानी जो यूज होता है, पहले एक फर्स्ट क्रॉप होता था, सेकंड क्रॉप में कुछ जगह पे पानी मिलता था, आज सेकंड क्रॉप एश्योर्ड है। और मैं ये बात करते टाइम मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंटली और सीरियसली बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टूडेंट है जो रेगुलरली आते हैं, 2 लोग पीएचडी कर रहे हैं ये पूरे प्रोसेस के ऊपर, तो मैं एक भी आंकड़ा झूठ नहीं बोल सकता, तो वो मेरा मर्यादा है आज के दिन में, फेंक नहीं सकता मैं। तो ये इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर है, और ये पूरा स्ट्रक्चर, और ये उसमें टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता। ये स्टडी जो IIT सितारा ने किया हुआ है और टाटा ट्रस्ट के मिलके, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, और उससे जो इम्पैक्ट देखा है कि 1,25,000 पर एकड़ पर फैमिली इनकम बढ़ा है। टोटल हमने 350 किलोमीटर लेंथ के कैनाल रिपेयर किए हुए हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के आंकड़े हैं, और फार्म प्रोडक्टिविटी 33% बढ़ी है। तो इस तरह से उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और उसी प्रोग्राम को हम लोग एक स्केल अप पे जाके स्केल अप करने की बात कर रहे हैं, जिसको मैं लास्ट में बात करूंगा। दूसरा जो एक प्रोग्राम है, जो इनिशियली हमने 2015 में पायलट किया था, कि बहुत जब जलयुक्त शिवार प्रोग्राम शुरू हुआ गवर्नमेंट का, जानते हैं बहुत सारे लोग, तो जलयुक्त शिवार होने के बाद हर कोई फिर नए डैम्स, नए चेक डैम्स बनाने में लग गया। और वहाँ पे हमारा ये था कि इतने चेक डैम्स बने, इतने डैम्स बने, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 30-40 ईयर्स वो फिर सिल्टेड हुए, और सिल्ट होने के कारण 2 प्रॉब्लम हुआ है। एक तो पर्कुलेशन रेट लगभग बंद हो गया है, या बहुत मिनिमम हुआ है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई है। तो वाटर होल्डिंग एग्जिस्टिंग डैम को हम लोग अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और पर्कुलेशन रेट बढ़ाते हैं, तो हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। इसके साथ हमने पायलट शुरू किया, और वो पायलट को ही गवर्नमेंट अडॉप्ट, जब डवले साहब जो अभी सेक्रेटरी है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, वो नासिक में कमिश्नर थे, उन्होंने देखा, और व्हेन ही प्रमोटेड इमीडिएटली ही अनाउंस दिस प्रोग्राम। और 2016 से हम लोग ये प्रोग्राम को स्केल अप करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मतलब नासिक में 6 ब्लॉक है जो ड्राउट प्रोन एरिया है, और बिल्कुल कम बारिश होती है, 350 से 400 mm बारिश होती है। और इसी एरिया में जितने भी डैम्स है उसको हम लोग डिसेट कर रहे हैं। अभी तक लास्ट 2 इयर्स में हमने 16, 17, 18 में और अभी 19 में 3-3.5 साल में करीबन 312 डैम्स डिसील्ड किए हैं। और इस साल में जो काम किया है, वो काम का जो महाराष्ट्र में टोटल काम हुआ है, उसका 50% काम नासिक में हुआ है, जो युवा मित्र ने किया है। तो इस स्केल पे हम लोग ये पूरे प्रोसेस को लेके गए, जिसमें सिंपल कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट डीजल प्रोवाइड कर रही है, युवा मित्र
डोनर एजेंसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, डोनर एजेंसी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड मशीन्स दे रहा है और पीपल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करके ले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट डिजाइन है। तो इस तरह से कुछ काम है और लोग अपनी मिट्टी खेत में डालते हैं। ये थोड़ा अलग भी प्रोग्राम है गाड़ मुक्त धर्म गाड़ युक्त शिवार के जगह पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डिसिल्टिंग किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जिस गांव में काम कर रहे हैं, जिस डैम के साथ काम किया है, वहाँ पे वाटर यूजर एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, देन उनको प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगले 3 साल तक ये पूरे गाँव में जो 319 गाँव का एरिया है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। देन ड्राउट रेजिलेंट देवनदी, जो देवनदी आपको देखा कि छोटे छोटे चेक डैम थे और उसको हमने रिवाइव किया, लेकिन वो रिवाइवल के बाद भी पता चला कि 1 साल या 2 साल ड्राउट कंडीशन आ जाती है तो हमारा पूरा काम भी फेल हो जाता है। तो क्या हम लोग किस तरह से पूरे कैचमेंट को लेके काम करें, डिमांड साइड मैनेजमेंट में काम करें और उसको कैसे ड्राउट रेजिलेंट बनाए, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें टीएनसी और फिर से आईआईटी इन्वॉल्व है, जो आपके लोग भी इन्वॉल्व है। और इस तरह से अलग अलग पार्टनर के साथ मिलके जो पूरा 67 विलेजेस है और करीबन 42,000 हेक्टर एरिया है, 5 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का, ये इस तरह का पूरा रिवाइवल हम लोग कर रहे हैं। और उसमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है और देन कम्युनिटी को अकाउंटेबल बनाना है, सब स्ट्रक्चर करना है, एवरीथिंग इज कमिंग टू दैट। तीसरा जो पानी के ऊपर काम कर रहा है वो प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। जो लोगों ने कभी आज तक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर यूज ही नहीं किया है, ऐसे लोगों को, और जिनको 2 एकड़ 3 एकड़ लैंड है, 2.5 एकड़ लैंड है, ऐसे लोगों को हम लोग ड्रिप यूज करने के लिए हम लोग मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए लोन अवेलेबल करते हैं, स्मॉल सब्सिडी अवेलेबल करते हैं और सस्ते में ड्रिप कैसे मिले ये भी देखते हैं। और बाद में 1 साल तक उनका प्रोड्यूस का बायबैक गारंटी दे देते हैं हमारी प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू। तो उनको ये पूरे सिस्टम में आए और फर्स्ट ईयर में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो गया, तो दे कैन यूज द टेक्नोलॉजी इजीली। ये उसके पीछे ये है। कुछ जो प्रोग्राम है, जो जैसे ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, क्योंकि गांव में तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पानी दे रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था है 8 महीने 10 महीने के लिए, लेकिन जो 10-15 फैमिली गांव के बाहर चले गए हैं और वहाँ पे एक हैबिटेट बना है, उनका ड्राउट सिचुएशन में बहुत बुरा हाल होता है। तो ऐसे लोगों को जो वाड़ी बस्ती में रहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इस तरह से जो भी उनकी ज़रूरत है उस तरह से अलग अलग स्कीम डिज़ाइन करके देते हैं। और वो स्कीम करीबन 1 लाख रुपए में बैठना चाहिए। उसका हार्ड जो पार्ट है, फिजिकल वर्क कम्युनिटी ने करना है और बाकी जो बाहर से जो परचेस करना है दैट वी प्रोवाइड। और ये इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस साल का जो 7 स्कीम हमने किया वो ये अमेरिका इंडिया स्कूल जो है बीकेसी में, उसने उसके क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों ने अपने जेब से पैसा देके इतना फंड बनाया और 7 स्कीम कर दिया। तो ठीक है, मतलब बच्चे अमेरिका स्कूल में पढ़ते हैं तो दैट इज पॉसिबल, लेकिन वो दिखाया भी है। और उसमें हमने ये किया कि कोई भी बड़े डोनर के पास नहीं जाएगी, इंडिविजुअल डोनर के पास जाएगी, इंडिविजुअल कोई भी 2-3 लोग इकट्ठा आके ये स्कीम कर सकते हैं। इस तरह से एक मॉडल बना हुआ है। और गोट्री बेस्ड लाइवलीहुड, ये अनदर हमारा एक इंटरवेंशन है कि हमने 2015 तक थोड़ा रिलुक किया कि युवा मित्र ये जो सब काम कर रहा है, इसमें मेजॉरिटी जिनके पास एसेट है, जिनके पास खेती है, जिनके पास पानी है, उनको ही हम लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लैंडलेस है, SC/ST कम्युनिटी है, विडोज है, सिंगल वुमन है, तो इनके पास कोई एसेट नहीं है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और उस सोच के साथ हमने उसी एरिया में गोट्री वाला प्रोग्राम शुरू किया 300 वुमेन्स के साथ, जो 300 में से 270 विडोज और डिवोर्सी इस तरह से सिंगल वुमेन थी, और उनके साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया। दैट इज अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम। तब तक तो हम लोग टिपिकल जो NGO या डेवलपमेंट का माइंडसेट है ना कि 10 गोट दे दो, 1 बग दे दो और फिर वो अमीर हो जाएगी, तो इससे निकाल के हमने थोड़ा स्टडी किया कि उस एरिया में अगर वो गांव में रहती है तो उसको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। और अच्छी ज़िंदगी का कुछ 4 क्राइटेरिया निकला कि उसके फूड का इशू नहीं आना चाहिए, उसको हेल्थ शी कैन कैटर हेल्थ इश्यूज, और दूसरा एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, और थोड़ा सेविंग 1,000-2,000 रुपये सेविंग कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए और उतना पैसा हम लोग उनको देना चाहिए, तो ही हम लोग उनको लाइवलीहुड की बात करेंगे। और इस तरह से ये प्रोग्राम शुरू हुआ एंड यू विल बी सरप्राइज, आज उसी प्रोग्राम में
2600 वुमन है जिन्होंने करीबन 24 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल जमा करा है, उसकी कंपनी शुरू की है और एशिया का पहला गोट मिल्क एंड चीज प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है, एशिया का फर्स्ट। और वही वुमन ने किया है। 1 रुपए का गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, सब लोन है, सब लोन है। आज के तारीख में तो 100% लोन है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम को हम लोग एक स्केल पे लेके जा रहे हैं, रेप्लिकेबल चीजों की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे आपने देखा पहले हमने 2 गांव से शुरू किया, फिर 300 विलेज और एक रेप्लिकेबल प्रोग्राम के साथ हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप सेमी स्टॉप ग्रेजिंग आल्सो, यस, नो नो नो, दैट इज ये पूरा गोट फार्म है, महिलाओं ने ओन किया है अपने गांव में। हम लोग उनको वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, से मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करते हैं, पूरा सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना गोट फार्म और वो सब अपने अपने मैनेज करना है। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। हाँ, ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे और फिर अपना स्टॉल में लाते हैं। पहले 100% ग्रेजिंग होता था। तो ये पूरा इम्पैक्ट की बात करते हैं तो आपकी तरफ से तो आप देखेंगे कि जो डेथ रेशो है, मरने की जो ये है मॉर्टेलिटी रेट है, वो 32% था, वो आज 4% तक नीचे आया है। हमने जब शुरू किया तो हमारे पास 721 गोट थी और ये वैक्सीनेशन का। लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि आप बिजनेस के स्टूडेंट भी हो गए या यू नो बिजनेस बेटर, सब करते हैं, तो ये है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में हमने जब शुरू किया तो 23 लाख का हमारा एसेट था, जितने गोट हमारे साथ थी, और आज हमारे पास 68 करोड़ के गोट्स है, 22,000 गोट्स, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, ऑनलाइन है, ऐप बेस्ड पूरा प्रोग्राम है। इस लेवल पे लेके गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बार हम लोग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ बांटने की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग उनको पूरा उठाएंगे नहीं, साथ में लेके नहीं जाएंगे और कमर्शियल वे से अगर वायबल नहीं करेंगे और उसको जब तक मार्केट से नहीं जोड़ेंगे तो ये चीज़ें होगी नहीं, ये मेरा मानना है। तो ये पूरा प्लांट और ये सब चीज़ें हैं। इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट में हम लोग पूरा अभी देख रहे हैं कि कुछ गाँव में पायलट करके एवरी इशू गाँव का एक 10 ईयर का डेवलपमेंट प्लान बनाना है, देन उसका आने वाला कितना पैसा है, रेवेन्यू कितना आएगा, गवर्नमेंट से कितना आएगा, गांव से कितना है, और क्या किस तरह से हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, उस तरह से पूरा डीपीआर बना के उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे लेके जा रहे हैं। हेल्थ के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं जो जवाहर में है और 20 गाँव में और 40 पाड़ा में ये काम होता है आरोग्य मित्र के नाम से। पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में यहाँ पे भी हम लोग पैरेलल कोई सिस्टम नहीं चला रहे, गवर्नमेंट के सिस्टम में जो गैप है उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, और उसमें एक ही टारगेट है कि जब तक हम लोग वहाँ पे है और हम लोग निकलेंगे तो भी नेक्स्ट 5 इयर्स में मिनिमम एक भी बच्चे की डेथ नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको पता है कि जवाहर सबसे मतलब फेमस डिफरेंटली कि चाइल्ड डेथ के लिए पालघर डिस्ट्रिक्ट, और हमने 2.5 साल हो गए हमारे 20 गाँव में एक भी चाइल्ड डेथ नहीं होने दी। It is He has done extensive research in goat rearing. He has all the data, what kind of grass we should fit to goat. I was in Parastil Gaon and Bade Taluka. So single woman, widow, they are an SC community. So they are extensively dependent on goat rearing. But in the summer months, when there is shortage of water, they don't have proper grass or fodder to feed for them. On the other hand, there is lot of barren land is there. So nothing is cultivated on that land. So as a village, can we design an ecosystem where we can invest the water or we can save water only that can be used for fodder cultivation and can be used for village and other thing. There were 9 SHGs, self-help groups, but those were not operational. So we can employ SHG groups to create FPOs related to only to gottery. So these gottery groups from every village, they can be interconnected and one central organization can be created there, because there is huge market, goat market in Atpadi. Turnover, every week the turnover is around 4 crores. But the villages, those are nearby that Atpadi, they are not aware of these things, and the big players are there. For small farmers are not able to use that market. दो चीजें मैं बताऊंगा। एक तो है कि डेफिनेटली वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन
किसी को लीडरशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं गांव में, किसान है या वुमेन्स है, तो आज की तारीख में कि उन्होंने खुद आएंगे, वो अपना इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, वो प्रोफेशनली चलाएंगे, वो आज की तारीख में थोड़ा सपना है। हाँ, मे बी डाउन द लाइन 10 years हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस इज आवर गोल, तो वो कर सकते हैं, लेकिन सपना है तो समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी देयर, और उन्होंने ये पेन लेना चाहिए। सेकेंडली, पानी के लिए युवा मित्र ने जो अलग किया, क्योंकि हमने बहुत सारा स्टडी किया और हमने देखा कि गोट का बिजनेस तो लोग समझते हैं, लेकिन गोट के लिए फॉडर लगता है, ये किसी के कैलकुलेशन में नहीं। मतलब हम गाय लेते तो इमीडिएट पहले सोचते हैं फॉडर कहाँ पे आएगा, बैल लेते तो सोचते हैं फॉडर कहाँ पे आएगा, लेकिन गोट लेना है तो फॉडर की बात ही नहीं होती। वे आर द फर्स्ट जिन्होंने फॉडर डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम चलाया है पूरे एरिया में, और डेडिकेटेड लैंड या फॉडर के लिए पौधे लगा रहे हैं, उस तरह से फॉडर डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और हर एक उम्र के लिए फॉडर का एक मिनिमम 5 year का प्लॉट होना चाहिए, तभी हम लोग गोट मतलब स्टॉल पेट की बात करेंगे। इस तरह से चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये सब करते टाइम हमने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी भी किया है कि कितना गोट हम लोग वहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर एक दिन ऐसे होगा कि गोट इतनी बढ़ गई कि खेती नहीं हो रही है, तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा देख लिया है। तो डेफिनेटली वो उस तरह से होना चाहिए, वही एक्चुअली फ्यूचर है, वही करना है, क्योंकि आज गोट रेयरिंग हो रहा है और वहाँ का जो प्रॉफिट मार्जिन है 30%, वो प्रॉफिट मार्जिन कोई और खा के जा रहा है। जो मैंने बोला ना 130-140 रुपीज पर केजी लेके जा रहा है, जो कि आप मटन परचेस कर रहे हो 500 रुपए से 700 रुपए के बीच में, और रेशियो जो आता है मटन लाइव गोट टू मटन का रेशियो इज 48% टू 52%। अगर 50% मानते हैं तो अगर 500 रुपए में मिल रहा है तो 250 रुपए को हमको मिलने चाहिए। चलो उसका प्रॉफिट 20 रुपए छोड़ दिया, 230 रुपए मिलने चाहिए, 200 रुपए तो मिलने चाहिए। हाँ, लेकिन ये सवाल लोगों के इसमें लाना और उनको छोटे छोटे तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये करने की जो मोर्चा निकालने की और एजुकेशन करने की जरूरत है। हमने क्या किया, हमने गाँव में वेइंग स्केल बांटे जो 300 रुपए में आते हैं। 300 रुपए वाला वेइंग स्केल बांटा, और ये कि हमारे जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको ये कि बोला अब जहाँ बेचना है बेचो, वेट करके लेके जाओ। तो उनको पता चला कि मेरी गोट 40 किलो की है, तो फिर कैलकुलेशन शुरू हुआ कि अरे वो बोलता है कि तुम 3000 में दे दो, इसके दिमाग में अरे 40 किलो तो 8000 मिलने चाहिए, तो चलो 5000 मिलने चाहिए, 6000 मिलने चाहिए। तो निगोशिएशन के लिए मुझे बेंचमार्क मिल गया, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए मिरेकल, एक दिन में आप नहीं कर सकते। आप अगर ये पूरी स्टोरी देखेंगे तो स्टोरी स्टार्ट विद 2001, देवनदी का स्टोरी स्टार्ट विद 2007, और आज मैं बात कर रहा हूँ स्केल अप करने की 2020 में, 2019 में। तो इट्स नॉट ए मिरेकल, वन डे अफेयर नहीं है। यू शुड हैव देयर, लगे रहना पड़ेगा, वही हमारे इसमें प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल मैनेज क्या हुआ है कि जो हमारा डेवलपमेंट या आप स्वयं सेवी क्षेत्र मराठी में बोलते हैं, ये शुरू हुआ चैरिटी के साथ कि गरीब को कपड़ा देना है, ऑर्फनेज शुरू करना है, स्कूल शुरू करने हैं, साइक्लोन आया तो उसमें कपड़े बांटने हैं फटे टूटे अपने। अभी हमने बहुत सारे लोगों ने निकाले ना अपनी पुरानी जीन्स, तो उस तरह से, क्योंकि मैं वहाँ पे था सांगली में और मैंने देखा है सर इतने खराब कपड़े आए थे, मतलब दैट इज अनदर वे। तो वो है अभी चेंजिंग सीरा। बीच में फिर क्या हुआ कि डेवलपमेंट सेक्टर में फिर अलग अलग तरह के एक मोड़ आया, जेपी मूवमेंट के टाइम पे एक मोड़ आया कि पॉलिटिकल इशू पे हम लोग बात करने लगे। सेम टाइम गरीबी निर्मूलन वाज द आवर मेन मोटो कि राशन कार्ड दिलवाना है, उसको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलने चाहिए। दैट वाज मतलब वो कार्यक्रम होते थे एनजीओ के कि मैं इतने लोगों को राशन कार्ड दिलवाया। लेकिन आज की तारीख में आप जाएंगे, रूरल में भी जाएंगे, कितने भी इंटीरियर में जाएंगे, तो फूड क्राइसिस इज नॉट देयर। हाँ, मतलब सर्वाइवल क्राइसिस इज देयर, फूड क्राइसिस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम लेकिन डिफरेंट तरीके से अराइज हुए हैं। प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से कैसे अराइज हुआ है? मेरा इनकम नहीं बढ़ा है एज अ रूरल कम्युनिटी, लेकिन एक्सपेंडिचर इतना बड़ा है कि मैं चाय पीने जाता हूँ तो आपको भी 10 रुपए की चाय मिलती है, मुझे भी 10 रुपए की चाय मिलती है, आपको भी
वड़ा पाव 40 रुपए में 20 रुपए में खाना पड़ता है, मुझे भी खाना पड़ता है, जो मुझे 1 रुपए में 2 रुपए में मिलता था। तो ये जो डेस्परेटी है उससे ये सब चेंज हुआ है। तो और जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से चैरिटी बेस्ड है कि मुझे बांटना है, तो वो तो सिर्फ बांट के सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो भी है। और फिर आपने देखे कि उसका एक क्लासिक उदाहरण देखना है तो मंदिर, भाई मंदिर इज फ्लडेड विथ मनी। 4 दिन का अगर छुट्टी आता है शिरडी में, तो शिरडी में मंडे को, संडे जाके, संडे तक तो वीकेंड हुआ, मंडे को कैश गिनते हैं और ट्यूसडे को आंकड़ा निकलता है 12 करोड़ रुपए आए, 3 किलो सोना आया, बराबर ना। तो हम लोग ये जो सुनते हैं ना कि ये हुआ है, तो क्या हुआ है कि लोगों को देना है, लेकिन चैरिटी के नाम पे देने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, वो कहा जाता है किसी को पता नहीं। हम लोग ने जानबूझ के ये किया है कि वे आर द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक प्लान बनाते हैं, हम लोग उसका पूरा प्रोफेशनली उसका डिजाइन करते हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, और फिर उसका एग्जीबिशन प्रोफेशनल लोगों से करते हैं। वी पेड फॉर दैट, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। तो हम लोग जब डोनर एजेंसी को भी लेटर देते हैं तो वी चार्ज देम एज अ प्रोफेशनल, मतलब सैलरीज और ट्रैवलिंग कॉस्ट एवरीथिंग, एंड हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना रिजल्ट आएगा। तो दैट इज अनदर फैक्टर। और एनजीओ को नहीं बोलना है क्योंकि एनजीओ एक गाली बन के रह गया है। अभी एनजीओ को मतलब हम भी जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं कि लोगों ने उसको मजाक बनाया, हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं पहले से मानता हूँ कि एनजीओ नाम की कोई टर्म नहीं होती, क्योंकि वी आर वेरी मच गवर्न बाय द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट के लॉ में रजिस्टर है, गवर्नमेंट के कायदे कानून का पालन करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, हम लोग FCRA का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब कुछ हम लोग लीगल करते हैं, तो फिर नॉन गवर्नमेंट कैसे हो सकता है? वी आर वेरी मच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एनजीओ है, हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सब कुछ गवर्न बाय द लॉ प्लान। हाँ बोलिए बोलिए। सर तुम्ही आप टेक्निकल सपोर्ट के बारे में आपने बात किया, बट आपने लोकल लीडरशिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरी समझ है, और मैं गलत हो सकता हूँ, कि आप जिस एरिया में आपने काम करना शुरू किया, आप वही एरिया से हैं, वो एक मुद्दा है। और दूसरा कि जहाँ पे भी आपने किया वहाँ पे आई एम श्योर कि वन इज टेक्निकल विच कैन कम फ्रॉम, जो बाहर से आ सकता है, पर दूसरा मुद्दा है कि लोकल लीडरशिप का सपोर्ट या लोकल लीडरशिप होना, उसके बारे में आप मुझे लगता है कि वेरी वैलिड पॉइंट है। युवा मित्र का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें 90% लोग लोकल है, जो एग्जीबिशन लेवल पे, इवन मैनेजर लेवल पे, इवन कोर ग्रुप में जो हमारा कोर है, डिसीजन मेकिंग ग्रुप है, दैट इज लोकल पीपल, जिन्होंने धीरे धीरे अपना स्किल बढ़ाया और ये पूरे काम में कर रहे हैं। लेकिन जब स्केल की बात कर रहे हैं तो मैं एक्सटर्नल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन आई वेरी मच एग्री कि लोकल लोगों से हम बात करते हैं और वो जब करते हैं तो बहुत आगे जाता है। तो हमारा लोकल तरीका बहुत डिफरेंटली कर रहे हैं। हमने एक कैडर डेवलप किया है, दैट इज फॉर पशु सखी। ये पशु सखी को हम लोग 6 महीने का रिगरस ट्रेनिंग देते हैं, 3 साल उनको मिनिमम पे करते हैं, और वो उन गाँव में काम करती रहेगी। बाद में उनको बिजनेस मॉडल में उनको कन्वर्ट किया है कि शी कैन अर्न डबल मनी व्हाट वी आर पेइंग राइट नाउ। हाँ, तो उस तरह से तो वो केडर गांव में रहेगा, उसी गांव से होना चाहिए। सेम वे अभी हम लोग गुजर जानकार या जल मित्र नाम का एक केडर डेवलप कर रहे हैं 60 लोगों का, जिनको 6 महीने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनको पूरा मतलब मैप कैसे मॉनिटर करना है, एक्वाफर कैसे देखना है, देन ये अपना जियो टैगिंग कैसे करना है, ईच एंड एवरी मॉड्यूल को हम लोग उनके साथ ले रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? 50% वुमन है, 50% मेल है, और उस गांव से है जो गांव में ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर के बारे में जानकार हासिल होती है, उनको जानकारी बोलते हैं। तो वो होना चाहिए जो ट्रेडिशनली था, तो उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा मित्र ने अभी तक जो इंस्टीट्यूशन, क्योंकि युवा मित्र का जो तरीका है काम करने का और स्केल अप करने का, हर जगह पे हम लोग नहीं पहुंच सकते, और सेम टाइम हर चीज हम लोग साथ में भी नहीं लेके जा सकते। हाँ, आप मराठी हो तो आपको पता है कि गाय जब दौड़ने लगती है, बहुत भागने लगती है, तो क्या करते हैं, बैल या गाय गले में उसको दांडा बांधतात, बरोबर ना, त्यामुळे ती पळायला लागली तर तिच्या पायाला अडकत तर ती पळू शकत नाही। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको कब्जा करके बैठ जाएगी, क्यों नहीं बढ़ रहा है डेवलपमेंट सेक्टर? क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे चलने लगता है, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारा सबसे बड़ा लैकुना है या दुर्गुण है कि हम लोग उसको हावी हो जाते हैं। ना वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, ना हम लोग डेवलप हो रहे हैं, गले का फंदा बन के
हमारे पैरों में आ रहा है, तो वो हो रहा है। तो युवा मित्र ने क्या किया है, हमने 62 वाटर रिजर्व एसोसिएशन बनाई है, जिनको रजिस्टर किया है, उनका पूरा जो बोर्ड मेंबर है वो 629 है। दे आर द डायरेक्टर, रजिस्टर विद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। वी प्रमोटेड 17 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उनके हर एक प्रोड्यूसर कंपनी में 10 डायरेक्टर, 170 डायरेक्टर, जिनके पास डीन है, डीएससी है, रतन टाटा के पास जो है वही उनके पास है, एंड दे आर एंजॉयिंग द कॉर्पोरेट थिंग। आज उनको पता नहीं है वो क्या हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कभी, मुझे लगता है मैम अनिल शिंदे को यहाँ बुलाइए एक बार, कि किस तरह से लीडरशिप डेवलप होती है और लोकल लीडरशिप क्या कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है, तो उस तरह से मुझे लगता है कि वो होना है, लेकिन दैट शुड बी अ विजन। आई एग्री विद यू। सर मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, मैं सितारा से। सर अभी मई और जून के महीने में हम लोग नासिक में एक शिवाजी नगर गाँव में थे, वहाँ पर हमने एक अजीब किस्म की साइकोलॉजी देखी। मुझे आपकी इसमें राय चाहिए कि वहाँ पे सभी लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि पानी की बड़ी तकलीफ है, बरसात के मौसम में पानी रहता है, बरसात खत्म होने के पश्चात उसी वक्त पानी और रहेगा और फिर बाद में गर्मी के मौसम में पूरी तरह से पानी खत्म हो जाता है और बाहर से टैंकर आके पानी सप्लाई करता है। वहाँ पे एक बाबा थे, तो बाबा ये कह रहे थे कि यहाँ पर कभी भी पानी का सप्लाई नेटवर्क या चेन नहीं बनाना चाहिए, कोई भी टैंकर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो हम थोड़ा सत्य में आगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर आपने इनको टैप प्रोवाइड कर दिया तो ये अनलिमिटेड पानी यूज़ करेंगे, खासतौर पर महिलाएं बर्तन धोने के लिए या कपड़ा धोने के लिए, इससे पानी वेस्ट होने लगेगा। अभी ये लोग क्या कर रही है, वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और कुएं से पानी ले जाना पड़ता है, तो पानी की कीमत भी समझ में आती है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस मेंटेलिटी के बीच में अगर कोई जो फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर दी तो वेस्टेज बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, मैं सच पूछ रहा हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ, मेरी राय रखता हूँ। सर मैं बहुत कंफ्यूजन हूँ। नहीं तो भी 50-60, 40-60। सर जैसे चाहता हूँ कि वहाँ पे प्रोवाइड हो, लेकिन टेक्निकली चाहता हूँ कि नहीं भी हो तो काम करें। तो एस्पिरेशन हर किसी का है, मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे एसी चाहिए, हाँ, यहाँ तक कि मतलब पानी भी, मतलब जैसे लाइट में रिमोट पे ऑपरेट करूँ, हर एक का एक एस्पिरेशन है, हाँ, और वो उसको डेवलपमेंट माना गया है, हाँ, पता नहीं वो सही है गलत है, टाइम बता रहा है, लेकिन उसको डेवलपमेंट माना गया है। और जो लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, तो उनका वो एस्पिरेशन रहेगा कि मुझे ये चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एस्पिरेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ पाया, हमने सब कुछ मतलब एंजॉय किया। मैंने फ्लडेड वाटर, मैंने मुंबई में आके आईआईटी में पढ़ा मैंने प्रीमियम इंस्टीट्यूट में, और मैं गांव में जाके फिर से बात कर रहा हूँ ड्रास्टिक जहाँ से मैं शुरुआत किया था कि स्कूल गुलाम पैदा करता है। तो अब बोलने लगे आप, जब आप यूनेस्को में जाके पूरे वर्ल्ड का एंजॉय करके आए, अभी आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, नाउ यू आर टॉकिंग पानी पीना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि लेट देम सॉर्ट आउट, क्या करना चाहिए। आपका ये है कि क्या बेस्ट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, आप ये देखते हैं कि वेस्टेज कैसे ना हो, उस तरह से देख सकते हैं। लेकिन हर एक को चाहिए यार, मेरे को भी लगता है ना, मैं गाड़ी ले लूँ, मैं कार में बोला, तो फिर आप बोलेंगे कि यार ये बहुत डीजल कंजम्पशन होता है और फिर ये गैस ऐसे बढ़ रहा है और पोल्यूशन ऐसे बढ़ रहा है। बिकॉज आपको कहाँ से समझ आई, क्योंकि आपके दादा परदादा से फोर व्हीलर चला रहे हैं, और आज सब कुछ होने के बाद आपने एक फार्म हाउस बनाया, वहाँ पे आप रह रहे हैं और बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन होता है। तो मुझे लगता है कि इसे एस्पिरेशनल थी, तो लेट देम डिसाइड। मुझे लगता है कि उनको डिसाइड करने दो यार, उनके बिहार में हम कुछ सकते हैं। यस सर। Aman, my point is, those who are using potable quality water, flush their WC, should not have this condition. The water that we use in our WC, check करो कितने किलोमीटर से आता है, treated होता है, उसी पाइप से आता है जहाँ से आपके घर में पानी आता है। Yes. So my question related to farmer producer company. So you told around 15 actually of producers is now we are promoting.
So is this now companies are doing any export like such activities? And if this export is there, which one is good actually? Domestic market is actually acting good or the export is acting good? More company. First question. And again related to farmer producer company is about the technology. So इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से अभी क्या टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन है वो अभी मार्केट में मिल रहा है क्या? सो ये सेकंड क्वेश्चन है. और अभी थर्ड क्वेश्चन अभी प्राइवेट और कम्युनिटी पार्टनरशिप के आपने बोला आदित्य बिरला पार्टनरशिप. अभी हाउ एक्चुअली नाउ who is getting more profit? Like now experience फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को अभी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इन्वेस्टर को हो रहा है. पहला क्वेश्चन क्या था आपका? एक्सपोर्ट सर. एक्सपोर्ट हम लोग एक्सपोर्ट को ट्राई किया एंड देन मॉडर्न रिटेल को ट्राई किया. तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग. उसके लिए जो क्वालिटी और जो वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि दे आर वर्किंग इन अ स्मॉल क्लस्टर. 2 गाँव 4 गाँव 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और वो क्लस्टर में क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि 6 महीने पानी है 6 महीने नहीं है. तो उस तरह से वो नहीं कर रहे, तो वो हमने टैप नहीं किया, क्योंकि उसको समझने के लिए जाने के लिए एक वॉल्यूम चाहिए और वो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया. अभी जो हम लोग कैटर कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट को कैटर कर रहे हैं. कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर को दे रही है. जब मैं इंस्टीट्यूशनल बायर की बात कर रहा हूँ तब मैं ये जो मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि सबसे बकवास एंड वर्स्ट थिंग अगर कोई है तो ये मॉल है ना, जो बिग बाजार में भाजी सब्जी बेचते हैं, रिलायंस में सब्जी बेचते हैं, ये मॉल में जो सब्जी बेचते हैं ना सबसे वर्स्ट लोग. हाँ, उनके साथ मतलब उनको सब कुछ फ्री में चाहिए एंड देन वो सिखाएंगे आपको क्वालिटी क्या होती है. तो दैट इज अनदर थिंग. तो उनके साथ काम करने हमने तय कर लिया है कि उनको कभी माल नहीं देंगे. बराबर, दैट इज. अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सोडैक्सो है, तो सोडैक्सो इंडस्ट्रियल कैटरिंग चलाता है. जैसे आपका मैं अभी चाय पी के आया तो 2000 बच्चों का ये है, तो उनके लिए बहुत सारा ये चाहिए. तो उनका भी चैलेंज है कि उनको रेगुलर सप्लाई चाहिए. तो ऐसे लोगों को हम लोग टैप कर रहे हैं जो रेगुलर किचन चला रहे हैं. दे आर द एंड यूजर और वी आर गेटिंग वेरी गुड मनी. लेकिन 4-5 साल लगे ये समझने में, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा निकलो और बिग बाजार के पास जाओ और उनसे मैनेजर से बात करने के लिए 3 घंटा बैठो. दैट वाज अनदर स्टोरी. तो ये है. लास्ट वाला आपका क्या क्वेश्चन था? प्राइवेट और कम्युनिटी का पार्टनरशिप. पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमने जब शुरू किया तो ऑब्वियसली मैं टाटा के पास गया था, बिरला के पास गया था और ये नंबर ऑफ पीपल के पास. और मेरा थोड़ा काम करने का तरीका अलग है. मैं अगर तलाटी से बात करना है तो थोड़ा कलेक्टर से बात करता हूँ, तो फिर झंझट खत्म होती है. वैसे मैं उनके चेयरमैन को जाके मिला, 2 साल तक कुछ नहीं मिला. देन आदित्य बिरला ग्रुप को, मतलब वो ग्रुप प्रेसिडेंट को लगा कि यार समथिंग इज देयर, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं इन्वेस्टमेंट डालता हूँ और ये शुरू हुआ. हमने हमारा पेड अप कैपिटल इनिशियली था 7 लाख रुपीज़, जो हमने मोबिलाइज किया था. एफपीसी ने और युवा मित्र ने मोबिलाइज किया था. व्हेन दे एंटर्ड विथ 70 रुपीज़ प्रीमियम. हाँ, लेकिन 70 रुपीज़ प्रीमियम के साथ भी, क्योंकि हमारा पेड अप कैपिटल बहुत छोटा था, तो 70 रुपीज़ प्रीमियम के साथ भी हमें सिर्फ 26% की शेयर होल्डिंग मिला. 74% उनके पास चला गया. आफ्टर 1 ईयर फिर से डाइल्यूट करना पड़ा, क्योंकि ऑपरेटिंग लॉस मतलब जो है वो है. और उस तरह से अगर हमको आगे काम करना है तो इन्फ्यूज करना पड़ेगा, कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा. प्रोड्यूसर कंपनी की कैपेसिटी नहीं है कैपिटल इन्फ्यूज करने की, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर इन्फ्यूज कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हम लोग डाइल्यूट हो रहे हैं. ये पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट का काम करने का बैकग्राउंड है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन चलाने का कोई बैकग्राउंड नहीं. तो एंड ऑफ द स्टोरी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ. जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने एग्री किया मेरे साथ. कर्नाटक गवर्नमेंट केम विद द लार्ज फंड एफपीओ को देने के लिए, और वो अपफ्रंट 25 लाख रुपए एफपीओ को कैपिटल दे रहे हैं. मैं बोला ये पागल हो, 25 लाख मत दे दो, वो देंगे तो खर्चा करके खत्म हो जाएगा, जो उनका भी डर है. तो व्हाट वी आर डूइंग, तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे बना रहे हैं कि जो मार्केटिंग एजेंसी हम लोग बनाएंगे और वो मार्केटिंग एजेंसी में ये 25 लाख का स्टेक बिल्ड करेंगे ये प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पे. तो प्रोड्यूसर कंपनी का स्टेक भी बना रहेगा 50-50% और मार्केट में हम लोग प्ले कर सकते हैं. तो लेकिन वो कब पता चला, जब मैंने 2 साल मार खाया, हम डाइल्यूट हो गए और आज हमारे पास कुछ नहीं है. मतलब है 21% शेयर है, लेकिन
अगले बार फिर डाइल्यूट होंगे तो पता नहीं क्या बचेगा। सर मैं अंकुश, तो मेरा क्वेश्चन है कि आई हैड हर्ड टू सिनेरियो, म्हणजे यू सेड फर्स्ट की विथ नंबर्स, म्हणजे यू आर वर्किंग विथ थाउजंड्स ऑफ कम्युनिटी इन योर पीपल, आणि देन सेकंड थिंग व्हॉट आय हर्ड इज की you had started at 2001 and now you are scaling up at 2019, this scenario. So coming towards my question, so my view was ki listening these two scenario, what is your view? If someone wants to jump in this sector, development sector, is he if yes, if he wants to jump, so what is your view on this? If he can jump, no, he can't, he should not. If yes, then what the initiative he should do, how he should start, or what quality he should adopt, or if not, what is your suggestion? What is the plan B for it? ओके, एक तो आपका उत्तर है यस, आपको जंप करना चाहिए। जंप क्यों करते हैं यार, दौड़ो अंदर आके, जंप करने की कोई जरूरत नहीं, गिरने की कोई जरूरत नहीं, तो वो करना चाहिए। मैं बताता हूँ कि डेवलपमेंट सेक्टर इंडिया का देखा जाए चैरिटी को छोड़ के, आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ लोग पॉलिटिक्स में गए और जो इसमें थे उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक लीडरशिप था, पैशन था, उन लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव और इस तरह से बनाए, वो एक लेयर था। वो थोड़ा थोड़ा मरने लगा, उसका सेकंड ये आया, देन आपने देखा कि जेपी मूवमेंट आया और जेपी मूवमेंट में बहुत सारे लोग निकल के आए, देन वहाँ पे भी वो लोग भी पॉलिटिक्स में चले गए, जैसे नीतीश कुमार है और लालू प्रसाद है, या अभी का जो बहुत सारा तबका है वो जेपी मूवमेंट से निकल के आया। लेकिन लोगों के पास एक इशू था और वो इशू के साथ लोग काम कर रहे थे। जो पॉलिटिक्स में गए, जो बाकी रहे, उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो सच में वाटरशेड और इसमें काम करने लगे। फिर थोड़ा चिपको आंदोलन आया, उससे तो मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत काम करने की जरूरत है, पैसा बहुत है, लोग देने के लिए तैयार है, कोई कमी नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरे पास जीप कंपास है, मैं जो भी नई गाड़ी आती है लेता हूँ, चलाना सीखूंगा। कोई नहीं, बिकॉज आई एम डूइंग दैट वर्क। तो मुझे लगता है कि वो सब करना चाहिए पैशन से। लेकिन एक ही चीज है, पहले 5 साल तक जहां भी करो, जैसे भी करो, दिल लगा के काम करो, ग्रास रूट पे काम करो। उसके बाद तो आपको आधा पाव तो फ्लाइट में रखना है, मतलब प्लेन में रखना है, कभी कभार कपड़े चेंज करने के लिए, बैग चेंज करने के लिए घर आना है, दैट इज द रियलिटी। तो लेकिन 5 साल आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चन PIT प्रेफरेंस। सर अभी तो आप यूपीओ के साथ डील कर रहे हो, तो मार्केटिंग वो सब आप प्रोवाइड कर रहे हो एजेंसी, प्लस आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ट्रेनिंग करते हो। यस, एंड सीईओस का। तो आई थिंक मैंने कुछ सुना है कि नाबार्ड का कुछ 3 मंथ का कुछ प्रोग्राम, दैट इज डिजाइन बाय मी ओनली। आपने बोर्ड का बताया कि आप पूरे डेटा ट्रेस कर रहे हो, तो वो डेटा ट्रेस करके अभी तो कोई यूटिलाइजेशन उसका यूटिलाइजेशन जो मैंने आंकड़े प्रेजेंट किया ना कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, वैक्सीनेशन क्या हो रहा है, उतना ही हो रहा है। लेकिन मुझे अगर माल बेचना है, मुझे मीट बेचना है, तो वहाँ पे ट्रेसेबिलिटी जाना थोड़ा, और मुझे अगर स्केल अचीव करना है, राइट नाउ आई एम वर्किंग विद 2600 वुमन, लेकिन मेरा सपना क्या है, 50,000 वुमन के पास जाना है। अगर मैं 10 गोट की भी बात करता हूँ, मेरे मॉडल में मिनिमम 10 गोट चाहिए, तो 10 गोट की भी प्रोडक्टिव गोट की बात करता हूँ, तो 50,000 इंटू 10 इज अराउंड 5 लाख गोट आएगा। 5 लाख गोट में हर साल में 3 गोट पैदा होगा, मतलब 24 महीने में 3 बार उसका यील्ड आता है, तो साल में 1.5 बार ऐसे मान के तो ये आएगा, तो 3 बकरे आएंगे, तो 15 लाख बकरे, मतलब 15 लाख बच्चे आएंगे, तो उसको हैंडल करना है मुझे पूरी इंडस्ट्री को। तो आई नीड दैट। ये जाएगा इंटर्न बन के। गुड। हाँ प्लीज। Hello sir. So my questions are about the check tag issues. You talked about the desilting process. So I had 2 questions regarding that. First question is like, what do you do to the desilting, the excavation that you have taken out? कि उसमें आप कोई revenue का opportunity देखते हैं? And my second question is कि have you any data about the change in percolation rate before and after desilting? Yes. 2 चीज़ें हैं। पर्कुलेशन रेट की मैं बात करता हूँ। आपका ही सीतारा में अभी जो काम कर रही है पाटिल, भाग्यश्री पाटिल, जो जिन्होंने एमटेक किया है, तो और अभी सीतारा में
तो उन्होंने वो पॉपुलेशन रेशियो का निकाला था, तो पॉपुलेशन रेशियो इज अराउंड 5 to 16 times, मिनिमम 5 times एंड मैक्सिमम 16 है एज पर द ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो डेफिनेटली बेनिफिट होता है। मतलब यहाँ तक इस साल जो बारिश हुई बहुत अच्छी, तो लोगों का जो मतलब निराणे करके गाँव है, नाम देख लीजिए और कभी चेक करना, क्योंकि आपके लोग आते हैं उनको चेक करने के लिए बोला। एक आदमी ने बताया कि 30 साल पहले जिस नल से पानी कुएं में गिरता था, 30 साल बंद था, आज पहली बार पानी आ रहा है क्योंकि उस एरिया में डिसिल्टिंग हुआ है। तो दैट इज अ बड़ा इम्पैक्ट है उस तरह से। तो इम्पैक्ट के बारे में कुछ ये नहीं रहा। सील्ड का बात, ये पूरा मॉडल ही बेस्ड है। सील्ड ट्रांसपोर्टेशन करना है फार्मर ने, अगर फार्मर सील्ड ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा तो ये पूरा मॉडल नहीं चलेगा, क्योंकि इसे रिच मिनरल रिच सील्ड और वो फार्मर ने अपने खेत में लेके जाना है और फिर उसमें बिछाना है। तो उसमें भी हमने कुछ थंब रूल निकाले कि 1 एकड़ के लिए कितना सील्ड चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो थंब रूल फॉलो नहीं होते, बिकॉज जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा लेके जाता है। हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है कि हम लोग पोरेस्ट तो पोर को वो सील्ड दे दे, लेकिन वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे। दैट इज अ बिग थिंग। लेकिन दूसरा एक मजे की, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो एक मजे की बात बताता हूँ। वी आर क्लेमिंग एज ए एनजीओ, एज ए युवा मित्र, एनजीओ छोड़ो युवा मित्र क्लेमिंग, ये मेरा प्रोग्राम है, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट मीन्स क्लेमिंग दिस इज आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम। हाँ, ये बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत रिजल्ट है, ये मेरा प्रोग्राम। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। ऑल द डोनर एजेंसीज, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो पैसा देता है तो ही मैं काम करता हूँ। तो ऑल द डोनर एजेंसीज क्लेमिंग कि हम लोग पैसा लगा रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं, और ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें अगर 100 रुपए खर्चा होता है, 1 क्यूबिक मीटर सील्ड उठा के मतलब एक्सकावेट करना है और 1 किलोमीटर पे डालना है, तो उसके लिए एवरेज 60 रुपीज खर्चा आता है। कितना? 60 रुपीज। हाँ, कई जगह पे 65 आता है, कई जगह पे 55 आता है। 60 रुपीज इज एवरेज। ये 60 रुपीज में गवर्नमेंट इज पेइंग 11 रुपीज, और मशीन हायरिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो एनजीओ और डोनर एजेंसी लगा रहे हैं, दैट इज अराउंड 11 रुपीज। कितना हुआ? 22 रुपए। बचा कितना? 38 रुपीज। और ये 38 रुपीज फार्मर लगा रहा है। तो ये प्रोग्राम किसका है? फार्मर का। इस साल युवा मित्र ने 33 लाख और कुछ काम किया, तो 33 लाख क्यूबिक मीटर काम किया। इसका मतलब है 22 रुपए हमने लगाया, तो 33 लाख इंटू 22 कितना हुआ? कितना? 6.5 करोड़ रुपया। हाँ, उसमें से 3.25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने लगाया, 3.25 करोड़ रुपया हमने लगाया। लेकिन कम्युनिटी ने कितना लगाया? 33 इंटू 38, इतना पैसा कम्युनिटी ने लगाया। तो ये भी बहुत बड़ा साजिश है। जो बोलते हैं कि लोग फ्री में चाहते हैं, लोग पैसा नहीं देना चाहते, लोग सबको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, लोग कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना चाहते, लोग पानी का पे नहीं करना चाहते, दैट इज कॉन्स्पिरेसी। झूठ फैलाया जा रहा है। पीपल आर रेडी टू पे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मेरा से है क्या और मेरे कुछ काम का है क्या, उसमें पे करेंगे। आपके इलेक्शन लड़ने के लिए और आपका बंगला और आपका गाड़ी देखने के लिए हम लोग पे करने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज माय बिगेस्ट लर्निंग, और पीपल आर रेडी टू पे। थैंक यू। ठीक है। बस इससे पॉज हो गई ना, बंद कैसे होगी? रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, पॉज करने के लिए यही दबाना है।